सवाल इस वक्त एक ही हो रहा है। हर जगह एक ही आवाज आ रही है और वो है कोरोना शब्द की आवाज। कोरोना की मार, आखिर कितने बीमार। देश में भी रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग प्रदेशों के रिकॉर्ड भी रोज टूट रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में रोजाना कोरोना का रिकॉर्ड टूट रहा है। 15 जिलों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 1151 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 838 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में 387 नए केस सामने आए हैं। केस बढ़ रहे हैं, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। गुरुग्राम में 1151 नए केस पिछले 24 घंटे में। फरीदाबाद में 838 केस, सोनीपत में 387 केस। ये वो आंकड़े हैं जो परेशान कर रहे हैं। पिछली बार आंकड़ों की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी और इस बार इतनी तेज है। उसके बाद फिर शायद हल्के में अभी भी लिया जा रहा है। जींद में 378 केस, करनाल में 359 केस, पंचकुला में 276 और हिसार में 261 पॉजिटिव कोरोना केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। ये वो आंकड़े हैं जो परेशान करने वाले, चौंकाने वाले हैं। रोहतक में 184 केस और यमुनानगर में 219 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। ये सिर्फ हरियाणा के केस हैं। आपको देश की और दुनिया की तमाम उन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। वो हर आंकड़ा आपको दिखाएंगे जो फिलहाल चिंता बढ़ाने वाला है। तो कोरोना के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछली बार से ज्यादा बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछली बार तो कुछ भी नहीं थे जो इस बार केसेस सामने आ रहे हैं। अब आपको थोड़ी ही देर में हम दुनिया भर के और देश के तमाम आंकड़ों से रूबरू कराएंगे। इसके अलावा फरीदाबाद में, गुड़गांव में स्थिति क्या है, चंडीगढ़ में स्थिति क्या है, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी आपको जोड़ेंगे और सुनेंगे कि वहां पर किस तरह की तमाम चीजें। लेकिन दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बेलगाम कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाइट कर्फ्यू लगाने का बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ और भी बड़े ऐलान किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, जो हर किसी की चिंता का विषय बन चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कोरोना के खराब हुए हालात से निपटने के लिए ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ ऐलान किया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं शुक्रवार से सोमवार तक अब लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को खुला भी रखा जाएगा। तो वहीं सिनेमा हॉल को भी 30% क्षमता के साथ खोला जाएगा। शादियों के लिए भी अब जरूरी पास दिए जाएंगे। तो मॉल बाजार पूरे तरीके से बंद ही रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान स्पा सेंटर भी बंद रहेंगे। तो वहीं ऑडिटोरियम भी पूरे तरीके से बंद किए जाएंगे। तो वहीं वीकेंड में सिर्फ इलाके के हिसाब से एक बाजार ही खोला जाएगा। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मॉल, जिम सब बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जरूरी कामों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के 17,282 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने
एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में अभी बेड की कमी नहीं है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी कोशिश है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को बेड मिलना चाहिए। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया है। देखना अब ये होगा कि इस फैसले के बाद दिल्ली में कोरोना के मामलों की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगता है या नहीं। पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट, खबरें अभी तक। कोरोना को लेकर अभी भी बहुत सारी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, लेकिन एक बात जरूर समझ लें कि कोरोना और इश्क दो ऐसी चीजें हैं जब इंसान को खुद होती हैं तब पता चलता है कि हां इनका अस्तित्व है, वरना लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं, इसलिए आप इस चीज को सीरियसली लें। सरकारों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो अलग चीज है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर क्यों कुछ नहीं हो रहा वो अलग बात है, उस पर भी सवाल उठने चाहिए और उठ रहे हैं और हम भी उठा रहे हैं कि बंगाल की रैलियों में खुल्लम खुल्ला हजारों लाखों की भीड़ है, वहां कोरोना की बात नहीं हो रही। दूसरी जगहों पर कोरोना को लेकर फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी सेहत, हमारी जिंदगी बहुत मायने रखती है। और इन तमाम पहलुओं से रूबरू कराने के लिए इस वक्त आपको अपने रिपोर्टर्स के जरिए दूसरे शहरों के हालात से रूबरू कराते हैं। इस वक्त मेरे साथ गुरुग्राम से हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं करण जय सिंह, फरीदाबाद से दीपक गौतम, चंडीगढ़ से कमल कौशिक मेरे सहयोगी और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गुरुग्राम हरियाणा का वो चमकता हुआ शहर है जिसकी तारीफ दुनिया भर में की जाती है और इस वक्त गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। पिछले 24 घंटे में 1151 नए केस सामने आए। करण, इस तरह के केसेस जब सामने आ रहे हैं तो क्या माहौल है, किस तरह की लोगों के अंदर प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? सुनने में तो यह भी आ रहा है कि गुरुग्राम में लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया, उसको लेकर क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं? जी नासिर, देखिए गुरुग्राम ने पुरानी कोरोना की लहर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना की दूसरी लहर जो आई है उसमें रिकॉर्ड तोड़ मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में लगातार मामलों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। ना ही सिर्फ मामलों में बल्कि सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जाहिर तौर पर यही है कि अब अस्पतालों में जो है वो भीड़ बढ़ने लगी है। जो बेड खाली थे कई दिनों तक वो अब दोबारा से बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं। लेकिन अभी भी गुरुग्राम के मुख्य बाजारों की बात करें, गुरुग्राम के कई मुख्य इलाकों की बात करें, वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही कोविड नियमों का पालन हो रहा है। प्रशासन की लगातार अपील के बाद, पुलिस की चलानी के बाद भी लोग बेपरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बेखौफ बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो मामले तो गुरुग्राम में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली से सटा होने के कारण भी गुरुग्राम में मामले बढ़ते हैं। ऐसे दिल्ली में जो है वीकेंड लॉकडाउन का अब ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, उससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि गुरुग्राम में भी अब जो दिल्ली से आवाजाही है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोक लगेगी और जो संक्रमण है कहीं ना कहीं कम हो सकेगा। लेकिन गुरुग्राम में भी अब और पाबंदियां लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग जो है वो लापरवाह हो गए हैं।
जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करूं तो जिला प्रशासन ने अब जो निजी होटल हैं उनमें आइसोलेशन बेड की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। ऐसी तैयारी की जा रही है क्योंकि पिछले साल भी जब केसेस बढ़े थे तो निजी हॉस्पिटल थे जो उनमें आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया था और उसमें एक पर्याप्त जो है एक अमाउंट रख दिया गया था कि उस अमाउंट से ज्यादा वो निजी होटल आइसोलेशन के लिए नहीं ले सकते। और इस साल भी यही सुविधा अब की जा रही है। ऐसी तैयारियां जिला प्रशासन कर रहा है। जो निजी जो होटल्स थे उनको आइसोलेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए और अगर कोई संक्रमित है जिसके घर में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं और उसमें से एक अगर पर्सन कोविड पॉजिटिव हो जाता है और अगर वहां होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो उन होटल में वो रह सकते हैं। करण, मैं और तो इन आऊंगा होटल आपके की जो पास मैं आपको बता कुछ दूं, और सवालों को लेकर दीपक गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। दीपक, एक प्रतिक्रिया पहली आपकी, किस तरह का माहौल है फरीदाबाद में, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर कमल से भी बात करनी और फिर ज्योति आपको दुनिया भर के वो आंकड़े दिखाएंगे जो इस वक्त कोरोना के डराने वाले देश के और दुनिया के आंकड़े हैं। जी दीपक। देखिए नासिर, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है, उनको पता तब चलता है जब उन लोगों को कोरोना हो जाता है कि कोरोना कितनी भयानक बीमारी है। अब मैं आपसे बात करता हूं फरीदाबाद के हाल की कि फरीदाबाद में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनको लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अपनी कार्यवाही कर रहा है, किस तरह से कोरोना के बढ़ते केसों से निपटने की तैयारी है, किस तरह से फरीदाबाद में बेड मैनेजमेंट किया जा रहा है, कितने केस अब तक हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद के सीएमओ रणदीप पुनिया जी हैं। इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फरीदाबाद प्रशासन असल में कर क्या रहा है। सर, ये बताएं कि किस तरह के हालात फरीदाबाद में अभी कोरोना को लेकर है। देखिए, कोरोना के केसेस पूरे देश में काफी बढ़ रहे हैं और एनसीआर में भी बढ़े हैं और हमारे फरीदाबाद में बढ़े। कल हमारे 838 केस का आंकड़ा हमारा था और संभावना है कि अभी ये केसेज की स्थिति जो है वो 800-900 हज़ार के आसपास रहेगी, क्योंकि थी जो पीछे दिवाली का जो होली का जो सीजन रहा है उसमें भी कुछ हम लोगों ने जो अनुपालना करनी चाहिए जनता को, उसकी अनुपालना प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क क्वारंटीन नहीं हुई है, जिसके कारण से केसेस बढ़ रहे हैं। परंतु वर्तमान में हमारे पास अब 52,000 केसेस यहाँ पर पूरे जिले फरीदाबाद में अब तक रिपोर्ट हुए हैं। 429 से डेथ है अभी तक के, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब तक कोरोना से प्रभावित फरीदाबाद के लोगों की डेथ हुई है। अभी एक्टिव केसेज की जो संख्या है वो भी बढ़ करके हमारी 400 के आसपास पहुंच गई है। परंतु इस दौरान हमने काफ़ी सैंपलिंग शुरुआत से ही करी और आप ये देखिए 6 लाख के करीबन लोगों की सैंपलिंग हम अभी तक कर चुके हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन का भी जहाँ तक सवाल है 3,20,000 के करीबन वैक्सीनेट हम लोगों को कर चुके हैं इस पॉपुलेशन में से। और इसकी तैयारी हेतु आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता, स्वास्थ्य मंत्री महोदय और एसीएस हेल्थ के द्वारा आज सभी डिप्टी कमिश्नर्स, एसपी, सीएमओज और अन्य विभागीय के अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी, उसमें इसी पे चर्चा की गई है। उसी की रणनीति के तहत हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय ने भी अब डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल जब आता है तो सवाल ये आता है कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि अस्पताल में बिस्तर नहीं है, क्योंकि कई लोगों के फोन आते हैं कि हॉस्पिटल्स जो है वो बेड नहीं अवेलेबल करा रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेड हमारे पास नहीं है। तो इसको लेकर क्या कोई रणनीति बनाई गई है जिससे कि जरूरतमंद जो है उसको वास्तव में बेड मिल पाए, किसी तरह की दिक्कत ना आए? देखिए, पोर्टल पे इन सभी बेड्स की एंट्री होती है और वर्तमान में मैं आज फरीदाबाद में आपको बता दूं कि टोटल आइसोलेशन के जो बेड्स हैं वो हमारे आज भी अभी भी 5,861 अभी खाली हैं। ऑक्सीजन बेड्स की बात करें तो 1527 यानी 1,500 के आसपास खाली हैं। वेंटिलेटर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी हमारे पास अभी 74 खाली है। हमारा जो पोर्टल है उस पर जो हमारे पास आंकड़े हैं। इसके अलावा हमारे पास टोटल कुल मिला के 6,500 और 4,000 बेड हमने DCCC के माध्यम से जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी की व्यवस्था होगी वो भी पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा कि ये बताएं कि ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल्स लोगों को भर्ती करने से मना ना करें, किसी तरह से बेड की दिक्कत ना हो, इसके लिए किस तरह की प्लानिंग की गई? इस संबंध में सख्त निर्देश डिप्टी कमिश्नर महोदय की तरफ से दे दिए गए और हमारे विभाग से भी हमने उनको दे दिए हैं। उसके लिए एक नोडल ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट के पहले भी नियुक्त किए थे और दोबारा से हमने उन्हीं का नंबर सबको सर्कुलेट कर दिया है और पब्लिक में सर्कुलेट हम करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त हमने अस्पताल जितने भी हैं जो कोरोना के मरीजों को इलाज करते हैं उनके भी एक नोडल ऑफिसर्स के नंबर हमने ले लिए हैं। अगर एक अस्पताल में किसी में बेड उपलब्ध नहीं है तो वो मरीज को मना ना करें, बल्कि उसको प्राइमरी मैनेजमेंट करके
और एम्बुलेंस के माध्यम से दूसरे उस अस्पताल में जिसमें बेड खाली है, वो हमारे नोडल ऑफिसर के पास पूरी स्थिति होती है, तो वो उसको फैसिलिटेट करेगा बाकायदा। पहले भी हमने ऐसा ही किया था और उस अस्पताल में एडमिट उसको हम लोग करवाएंगे। किसी प्रकार की परेशानी किसी मरीज को नहीं। अगर वो नंबर आप हमसे शेयर कर पाए, क्योंकि लोगों तक ये नंबर पहुंचेगा और लोगों की काफी सारी परेशानियां बचेंगी, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल होता है आमतौर पर ऐसी स्थिति में। तो वो नंबर एक बार बिल्कुल दीपक, वो नंबर हम शेयर करेंगे और अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब मैं एक अहम खबर की तरफ जा रहा हूं और एक अहम खबर यह है जो हम दिखा भी रहे थे कि परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। देश भर में सीबीएसई की परीक्षाएं, अलग अलग बोर्ड की परीक्षाएं, वो भी रद्द कर दी गई हैं। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड का भी एक बड़ा फैसला, भिवानी हरियाणा शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। सीबीएसई की तर्ज पर फैसला लिया गया है। हमारे रिपोर्टर्स तमाम जानकारियां और सबसे अहम बात जो दीपक अभी बात कर रहे थे सीएमओ साहब से, कि वो ये थी कि क्या जो लोग इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, क्या उनको इलाज मिल पा रहा है ठीक से। हालांकि सीएमओ कह रहे हैं कि निर्देश दिए गए हैं कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इलाज के दौरान, लेकिन इस बात पर बहुत मजबूती से नजर रखनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इलाज न मिलने की वजह से परेशान होते हैं और उनकी जिंदगियां खतरे में पहुंच जाती हैं। कमल कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। कमल, चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू और तमाम तरह की सख्तियां हैं, लेकिन बढ़ता कोरोना अभी भी लोगों को इस कदर परेशान नहीं कर रहा, यानी डरा नहीं पा रहा जितना उनको इस चीज से फिक्रमंद होना चाहिए। किस तरह से देखा जाए, या लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पहले उन पर अटैक करे कोरोना, तब वो समझेंगे कि हाँ है कोरोना। देखिए नासिर, पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि चंडीगढ़ में कोरोना के आंकड़े बेतहाशा बढ़े हैं और मौतों का आंकड़ा खासकर पीजीआई चंडीगढ़ को भी हमेशा डराता है और उसके बाद ही अलर्ट पर होता है चंडीगढ़ प्रशासन भी। और सबसे पहले आपको मालूम है कि हरियाणा से भी पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका था चंडीगढ़ में। पहले समय में बदलाव किया गया था और फिर 2 बार बदलाव हुआ और 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अब चंडीगढ़ में है। और लोगों की बात की जाए तो आपको मालूम है नासिर, सख्ती कितनी ज़्यादा चंडीगढ़ में रहती है। लोग नियमों का पालन, अगर किसी भी शहर में अगर आप कंपैरिजन करें ट्राई सिटी में भी, सबसे ज़्यादा लोग अगर यहाँ पर नियमों का पालन करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर फिर उसका असर भी दिखाई देता है। पिछले दिनों ज़्यादा ज़रूर चिंता बढ़ी थी, लेकिन धीरे धीरे अब कंट्रोल में कोरोना चंडीगढ़ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ट्राई सिटी में देखें, पंजाब में देखें, ढकोली में आप देखें, पूरा ढकोली ही सील किया हुआ है, वहाँ कितने रिकॉर्ड टूटे हैं। पंचकुला में देखिए रोज़ाना 100 से ज़्यादा का आंकड़ा रहता ही रहता है, 200 से भी ज़्यादा का आंकड़ा रहता है, तो ये डरा रहा है। और वहीं अब हरियाणा सरकार की बात की जाए तो चंडीगढ़ में बैठ के ये फैसले लिए जाते हैं। तो आज एक अहम फैसला भी लिया गया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया गया है कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को यहाँ पर जितनी चेन कोरोना की बन रही है उनको देखा जाए कि कितनी बड़ी चेन बन रही है। सबको कॉन्टैक्ट जिसके में जो भी कोरोना पॉजिटिव के में आया है उसका भी कोरोना का टेस्ट करवाया जा सके। और ये भी अपील मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज की है कि शादी समारोह हो सके तो दिन में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नवरात्रि के कोई भी कार्यक्रम है तो वो भी दिन में आयोजित किए जा सके, ताकि नाइट कर्फ्यू सही तरीके से सख्ती से हो सके। जी कमल, बिल्कुल कमल, मैं आता हूं आपके पास और अब अपने तमाम दर्शकों को कोरोना के वो आंकड़े दिखाते हैं जो इस वक्त परेशानी का सबब बने हुए हैं। ज्योति सांगवान न्यूज रूम से इस वक्त मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, बहुत सारी चीजें आ रही हैं निकलकर सामने। हम शिक्षा की बात कर रहे थे तो बहुत सारे स्कूल्स और जो कोचिंग संचालक हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अब हम नहीं मानेंगे, बच्चे भी चाहते हैं पढ़ना। फिर वो मिसाल दे रहे हैं, इलेक्शंस की मिसाल दे रहे हैं, वो शराब की दुकानों की मिसाल दे रहे हैं। ये सब अलग चीजें हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया के देश के आंकड़े क्या बताते हैं ज्योति इस वक्त? सबसे पहले आंकड़ों पर आते हुए नासिर, दुनिया के आंकड़े क्या हैं और टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं, कौन से देश वो हैं जहां राहत की स्थिति है, एक लिस्ट के जरिए हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। तो क्या है स्थिति वो हम दिखाने जा रहे हैं। अगर लिस्ट की हम बात करें, सबसे पहले नंबर पर महाशक्ति के तौर पर जाने जाने वाला अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है। और देखिए लगातार मामले सामने आ रखे हैं, 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मामले अमेरिका में सामने आ चुके हैं और काफी लोगों की जान भी यहाँ पर जा चुकी है। लेकिन कितने लोगों ने रिकवर किया, इस बात को अपडेट हालांकि नहीं किया गया है। दूसरे नंबर पर अगर आप आते हैं तो हमारा भारत दूसरे नंबर पर है, 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। और इसके साथ ही हम दर्शकों को यह भी बता दें कि रोजाना जो दैनिक मामले सामने आ रहे हैं नासिर, उसमें भारत
टॉप पर है, उसमें भारत सबसे आगे है। और उसके बाद हालांकि रिकवरी रेट को लेकर बार बार कहा जाता है कि भारत की स्थिति बेहतरीन है। जितने लोगों की जान गई है वो भी दर्शक देख पा रहे हैं। 1,73,000 से ज्यादा लोगों की भारत में कोरोना संक्रमण से जान गई है। तीसरे नंबर पर आते हुए ब्राजील की हम बात करेंगे। देखिए ब्राजील को लेकर स्थिति क्या है ये हम बता दें। 1,36,00,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना पाया गया है नासिर, और जिन लोगों की जान गई है वो भी आंकड़ा दर्शक देख पा रहे हैं। रिकवर भी यहाँ काफी लोगों ने किया है। उसके साथ ही देखिए उसके बाद फ्रांस है और टॉप 5 पर जो है रशिया, जहां से भारत ने वैक्सीन भी मंगवाई है, वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी भारत ने मंगवाई है। यहाँ हालात ये है कि 46 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहाँ की स्थिति जानना भी बेहद जरूरी है दर्शकों के लिए, और उनमें से काफी बड़ी संख्या में लोग रिकवर हुए हैं। और देखिए 46 लाख से ज्यादा मामले, 42 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। तो ऐसे ही ये लिस्ट अगर हम नीचे जाएं तो इसमें दर्शकों को यह जानकर हैरानी होगी कि चीन जहां से कोरोना निकला, चीन जिसने पूरी दुनिया को मुश्किलों में डाल दिया, संकट खड़ा कर दिया, वो चीन इस पूरी लिस्ट में 93वें नंबर पर है, यानी बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। और आज की स्थिति यह है कि चीन में केवल 10 मामले एक दिन में सामने आए हैं नासिर। तो जहां से कोरोना निकला वहां की कोई चर्चा नहीं है। बाकी देश जो हैं वो संकट में हैं। महाशक्ति अपने आप को मानने वाले लोग कोरोना के सामने घुटने टेक चुके हैं। और भारत में स्थिति क्या है वो सबसे भयावह है। हम सबसे भयावह इसलिए भी कहेंगे, दैनिक मामले जो औसतन सामने आ रहे हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत से सामने आ रहे हैं। ये पहला मौका है, पिछली लहर की आप बात करें और अब जो लहर चल रही है दूसरी लहर की हम बात करें नासिर, पहला ये मौका है देश में जबकि 2 लाख से ज्यादा मामले पूरे देश से सामने आए हैं। और जिसमें आपने जिक्र भी किया कि राजनीतिक रैलियों का हवाला देते हैं, या चूंकि धार्मिक कार्यक्रमों की बात करें, नवरात्रों की बात करें, रमजान की बात करें, कुंभ की बात करें, बहुत सारी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। लेकिन प्रशासन को भी समझना होगा कि तैयारियां और फैसले इस तरह के लें कि लोग इन बातों का हवाला ही ना दे सकें कि रैली में तो लाखों लोग आते हैं, स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है, शराब के ठेके क्यों खुले हैं। तो ये सरकार और प्रशासन के लिए भी सोचने वाली बात है नासिर। बिल्कुल, और सोचने वाली बात सरकार और प्रशासन के लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है, और इसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। दीपक गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से, हमारे संवाददाता करण जय सिंह, गुरुग्राम से, चंडीगढ़ से कमल कौशिक और न्यूज रूम से ज्योति सांगवान जुड़ी हुई हैं। दीपक, आप कुछ कह रहे थे, कुछ जानकारी दे रहे थे। जी दीपक। जी बिल्कुल, मैं नासिर जानकारी देने की कोशिश ये कर रहा था कि जिन लोगों को दिक्कत, चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कई लोगों को इस तरह की शिकायतें कई लोगों की आ रही हैं कि उन्हें बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो बेड को लेकर क्या मैकेनिज्म तैयार किया गया है, किस तरीके से प्लानिंग की गई है और कौन सा नंबर है अगर आपको बेड नहीं मिलता है, फरीदाबाद में आप रहते हैं और अगर आपको बेड मिलने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो किस नंबर पर आपको संपर्क करना है, स्वास्थ्य विभाग ने किस अधिकारी की ड्यूटी लगाई है, इस पर मैं बात कर रहा था सीएमओ साहब से। सीएमओ साहब से पूछता हूँ, सीएमओ साहब बेड को लेकर जो शिकायतें हैं इनको लेकर किस तरीके की आप प्लानिंग कर रहे हैं और किस अधिकारी की ड्यूटी लगी है कि किसी भी तरह से जो जरूरतमंद है उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो? इसमें मैंने डिप्टी सीएमओ स्तर के एक अधिकारी डॉक्टर गजराज सिंह की पहले भी ड्यूटी लगा रखी थी, उसको आज दोबारा मीटिंग में हमने सभी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जो कोरोना को डील करते हैं मरीजों को, उनको सभी को दे दिया। उनके भी एक एक नोडल ऑफिसर का नंबर हमने मांग लिया ताकि उनसे हम संपर्क कर सकें। वो नंबर मैं जनता के लिए बताना चाहूँगा कि 98916 49978, मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा, नंबर फ्लैश भी कर दें फरीदाबाद का। 49978। डॉक्टर गजराज सिंह डिप्टी सीएमओ हैं, इनसे संपर्क करके ही किसी मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाएगा। अगर एक अस्पताल में मरीज पहुंच गया, वहां बेड की उपलब्धता नहीं भी है, तो वो डॉक्टर गजराज सिंह से संपर्क करेंगे कि कौन से अस्पताल में बेड है और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको उस अस्पताल तक भेजा जाएगा ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो किसी। डॉक्टर साहब, इस नंबर को हम स्क्रीन पर फ्लैश भी करेंगे जिससे कि जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। आप एक बड़ी बात अभी बता रहे थे, आप बता रहे थे कि आज मुख्यमंत्री ने कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उनको लेकर बैठक ली है, उसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस तरह से काबू पाने की प्लानिंग। चूंकि हम देख रहे हैं कि गुड़गांव और फरीदाबाद ये दो ऐसे स्टेशन जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और इस बार तो स्थिति, पिछली बार हमने देखा कोरोना का दौर, इस बार फिर वही हालात होते नजर आ रहे हैं। देखिए, उन्हीं की दिशा निर्देश में ही डिप्टी कमिश्नर महोदय ने दोबारा 2 बजे हम सब अधिकारियों की मीटिंग ली है और उनकी अनुपालना करना चाहते हैं। सरकार का जो मंशा है वो उद्देश्य एक ही होता है कि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, पब्लिक को परेशानी ना हो, और उनको किस तरीके से दूर किया जाता है इस चीज़ पे मंथन हुआ है। जिला स्तर पे हमारे जिलाधीश महोदय ने मंथन किया है और निश्चित तौर से हम इसमें जो मंथन में
जो भी दिशा निर्देश हमारे को दिए गए हैं उनकी पालना करेंगे और पब्लिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। ये फरीदाबाद के सीएमओ साहब हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत आम आदमी को नहीं होने दी जाएगी। हॉस्पिटल की समस्या जो है उसके लिए बेड प्रॉपर तरीके के हैं। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल्स को साफ तौर पर यह कहा गया है कि बेड की जो एबिलिटी है उसका रिसेप्शन पर अपना बाकायदा डाटा रखेंगे और अगर कोई उनके पास बेड अगर नहीं होते हैं तो किसी ना किसी ऐसे हॉस्पिटल में मरीज को शिफ्ट कराने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि किसी भी मरीज को जी किसी तरह की दीपक, अब सवाल यहीं से ही खड़ा होता है कि जिस तरह के आश्वासन, जिस तरह का विश्वास, जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं कि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि पिछली साल हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं, वो स्थितियां देखी और इस बार भी देखने को मिल रही हैं कि मरीज तड़प रहे हैं अस्पतालों के दरवाजों पर और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकारों की तरफ से दावे होते हैं, दावों को हकीकत में किस तरह से साबित किया जाएगा, इस वक्त एक बड़ी चुनौती ये भी है। करण जयसिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। करण, कल कुछ तस्वीरें सामने आई थी गुरुग्राम की कि लोग पलायन करना शुरू कर रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, एक अंदेशा है, उनको आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाए। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह की बातचीत, किस तरह का विश्वास लोगों को दिलाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेट कर्फ्यू लगा उसके बाद लगातार प्रवासी मजदूर जो हैं उनमें एक डर का माहौल बन गया कि पिछले साल जैसे हालात कहीं इस साल ना हो जाए। पिछले साल क्योंकि लॉकडाउन लग गया और उन्हें कोई पैदल वापस गया, कोई अपने साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर गया है, तो ऐसे हालात कहीं इस साल ना बन जाए, इसलिए जो प्रवासी थे उन्होंने यहां से धीरे धीरे पलायन शुरू कर दिया। जिसके बाद जिला प्रशासन ने अपना बयान जारी किया। जिला प्रशासन ने कहा कि लॉकडाउन जैसी का भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि लॉकडाउन आके लगाया जाएगा, ऐसा कोई विचार नहीं है। जो प्रवासी हैं वो यहाँ बेफिक्र होकर रह सकते हैं और सभी सुविधा जो है वो यहाँ उपलब्ध है, किसी को भी यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ना, सिर्फ जाहिर तौर पर अगर प्रवासी यहाँ से जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर है गुरुग्राम और बड़े बड़े जो प्लांट है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के, वो भी गुरुग्राम में लगे हुए हैं। अगर यहाँ से प्रवासी मजदूर जाते हैं तो पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो ठप हो जाएगा और एक बार फिर भारत की इकोनॉमी जो है वो एक बार फिर नीचे जा सकती है, क्योंकि प्रवासी अगर चले जाते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इसका भारी असर पड़ता दिखाई देता है। वहीं नासिर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि जिला स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन जो है एक होटल, निजी होटलों में आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। इतनी देर में ही ऑर्डर आ गए हैं और ऑर्डर में जाहिर तौर पर यह कह दिया गया है कि 12 जो गुरुग्राम के निजी होटल हैं उनको सेल्फ आइसोलेशन, पेड आइसोलेशन में डिक्लेयर कर दिया है और 5 जो हैं 5 गवर्नमेंट पेड आइसोलेशन सेंटर होंगे। जो निजी होटल हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर कोई मरीज वहां पर रहना चाहता है, अगर कोई मरीज अपना वहां रहकर इलाज कराना चाहता है तो वहां भी वो जा सकता है। वहां पर पूरी सुविधा जो है खाने की, उनके रहने की इन होटल्स में की गई है। पूरे कोविड डेडिकेटेड होटल इनको बनाए गए हैं। जो पिछले साल व्यवस्था की गई थी वही व्यवस्था जो है इस साल की गई है। हालांकि पिछले साल जो मामले थे उन आंकड़ों को ये दूसरी लहर अब पार कर चुकी है। गुरुग्राम में अब सर्वाधिक मामले जो हैं दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। ठीक है करण, मैं आता हूं आपके पास और कुछ तस्वीरें दिल्ली में किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं इस वक्त, और ये वो केस हरियाणा के आज के नए केस, 24 घंटे के नए केस। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में ऑडिटोरियम, मॉल, जिम बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू पर स्पा सेंटर बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ ही चल पाएंगे। शादियों के लिए भी कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन पर यह ऐलान किए गए। साप्ताहिक बाजार बारी बारी खोले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। एक जोन में एक बार में एक साप्ताहिक बाजार खुलेगा। दिल्ली में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा जो पाबंदियां देश की राजधानी दिल्ली में लगाई गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये शुरुआत हो। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया, अगर अभी एहतियात नहीं बरती गई तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में और सख्तियां हो। सिर्फ नाम लॉकडाउन न हो, बाकी सारी चीजें वैसी ही हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोरोना को सीरियसली लिया जाए। इसका इंतजार ना किया जाए कि हमारी सेहत पर असर होगा तभी मानेंगे कि कोरोना है। और अब कुछ आंकड़े दिखाते हैं आपको, देश के आंकड़े, दुनिया के आंकड़े, हरियाणा के आंकड़े दिखाते हैं। हरियाणा के जो आंकड़े हैं कि इस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर किस तरह के आंकड़े हैं कोरोना को लेकर। यमुनानगर में पिछले 24 घंटे में 219 नए केस सामने आए हैं।
चरखी दादरी में 28 नए केस सामने आए हैं। ये हरियाणा के आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे में नूंह जिले में जहां बिल्कुल नहीं आ रहे थे, 20 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। अंबाला में 202 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। 202 नए पॉजिटिव केस, कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और अब सीरियसली लेना होगा कोरोना को। 110 नए केस भिवानी में से सामने आए हैं कोरोना के। फरीदाबाद से 838 नए केस सामने आए। एक शख्स की मौत हुई। मौत का आंकड़ा भी साथ साथ चल रहा है। फतेहाबाद में 165 नए केस सामने आए। 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और ये कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, परेशान करें। गुरुग्राम, साइबर सिटी गुरुग्राम में 1151 नए केस कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। हिसार में 261 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। ये वो केस हैं जो इस वक्त लगातार बढ़ रहे हैं। झज्जर में पिछले 24 घंटे में 160 नए केस कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कोरोना किसी में भेदभाव नहीं कर रहा। 378 नए केस जींद से सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से। और कैथल जिले में 2 लोगों की मौत हुई। 57 नए केस सामने आए हैं कैथल में। करनाल से 359 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। कुरुक्षेत्र से 156 नए केस सामने आए हैं। एक शख्स की मौत हुई है। एक मरीज की कोरोना की वजह से कुरुक्षेत्र में। और देश की राजधानी दिल्ली में सख्तियां बरती गई हैं, लेकिन देश में हर रोज रिकॉर्ड टूट रहा है कोरोना का। एक रिपोर्ट, उस पर भी आप देख लीजिए। कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। देश में कोरोना का महाविस्फोट। देश में कोरोना से मचा हाहाकार। तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। खतरनाक हुई कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इस बात से आप वाकिफ हो चुके होंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन लाखों की तादाद में कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही बात करें भारत की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा अब 2 लाख से पार जा चुका है, तो वहीं मौत के आंकड़े में भी अब बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना के इस महाविस्फोट ने हर किसी के मन में खौफ पैदा कर दिया। पहली बार देश में कोरोना के इतने मामले सामने आए हैं। देश में दूसरी लहर का कहर लोगों की लापरवाही की वजह से बढ़ता जा रहा है। अगर वक्त रहते लोग कोरोना के प्रति जागरूक नहीं हुए तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक साबित होगा। इस बात का अंदाजा हर रोज बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। चलिए अब आपको एक बार देश में कोरोना की ताजा हालातों के बारे में बता देते हैं कि आखिर देश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कुल कोरोना का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख के पार हो गया। अब तक 1 करोड़ 24 लाख 29 हजार से ज्यादा मरीज रिकवर हो पाए हैं। देश में एक्टिव केसों की बात करें तो ये आंकड़ा 14 लाख 71 हजार के पार है। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना के केस संकेत दे रहे हैं कि कोरोना लोगों की लापरवाही के चलते बेकाबू हो रहा है, जिसके चलते राज्य सरकारों को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में देश के कई राज्यों में लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है। अभी भी लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक नजर डालें तो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 11 अप्रैल को 1,52,879 केस आए थे। 12 अप्रैल को 1,68,912 केस आए थे। 13 अप्रैल को 1,61,736 केस आए थे। वहीं 14 अप्रैल को 1,84,372 केस दर्ज किए गए, तो वहीं 15 अप्रैल को 2,07,39 केस सामने आए। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। कोरोना के प्रति सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कोरोना की वैक्सीन लगवाना। इसीलिए कोरोना के प्रति एहतियात बरतनी होगी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।
ये देश के आंकड़े थे जो हर रोज बढ़ रहे हैं, अपना रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं। कमल कौशिक चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योति सांगवान न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दीपक गौतम फरीदाबाद से और करण जय सिंह गुरुग्राम से। कमल, इसके साथ ही कुछ और चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और वो ये है कि एक तरफ सरकार के कुछ फैसले हैं, दूसरी तरफ लोगों की अपनी राय और अपनी बातें हैं कि हम कब तक इन फैसलों को माने, क्योंकि हमारे कारोबार नहीं रहे, हम परेशान हैं। और एक बार फिर से वैसी तस्वीर सामने आ रही है जब पिछली साल देखी गई थी। इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? क्या लोग विश्वास अब नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? और देखिए नासिर, यही सवाल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के सामने भी उठ खड़ा हुआ था और आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था कि बेशक लोग हमसे नाराज हो जाएं, बेशक हमें लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। ये उन्होंने ये बात कही है और ये हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का कथन है। तो आप मान लीजिए कि, और लोगों को भी मानना पड़ेगा कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है वाकई में। और ये बात नहीं है, कोई आम बीमारी नहीं है, ये महामारी जानलेवा है। और नासिर, आपको याद होगा जब आप और मैं पिछले साल खबरें विटक में ही जब रह कर लोगों को जानकारी दिया करते थे कि कोरोना के केस अप्रैल में कितने सामने आए, पूरे देश से महज 500, 1000, 1200, 1500 केस हम बहुत बड़ी खबर मानकर दर्शकों को बताते थे। उस समय लोग जागरूक भी होते थे, उन्हें मालूम था कि कोई इलाज नहीं है, और आज भी नहीं है। वैक्सीनेशन करवाना पूरा इलाज नहीं है, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आज देखिए नासिर, एक छोटे से जिले में उतने ही केस आ रहे हैं जितने अप्रैल में हम पूरे देश में आते थे, और अब 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस होना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 24 घंटों में अगर कहीं कोरोना के केस सामने आए हैं तो प्यारे देश हमारे भारत में आ रहे हैं। इस देश की बर्बादी हम नहीं देख सकते, इसलिए लोगों को खुद आना होगा, खुद नियमों का पालन करना होगा और सरकार को कहना होगा कि हम सहयोग करें। जिक्र किया कि हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि हम लाशों का ढेर नहीं देख सकते, चाहे लोग हमसे नाराज हो जाएं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज की वो बाइट भी सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस बात को कही। जो लोगों की नाराजगी होगी उसको हम झेल सकते हैं, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। इसलिए जो जो हिदायतें दी गई हैं, इसका सख्ती के सिवा कोई चारा नहीं है। जहां तो लॉकडाउन लगाएं वो हम लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी भी चलती रहे। जहां सख्ती करें तो पूरी तरह से सख्ती करेंगे, नाइट कर्फ्यू की भी करेंगे, असेंबलीज की भी करेंगे। जो हमने सीमा तय की है कि 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, सख्ती से उसकी पालना कराई जाएगी। इंडोर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सख्ती से पालना कराई जाएगी। और सब मास्क डाल लें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। उसके लिए जितनी भी सख्ती हमको करनी पड़ेगी हम करेंगे। और अब ज्योति सांगवान आपको न्यूज रूम से कुछ वो आंकड़े दिखाएंगे जो इस वक्त बढ़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और वो खतरा किस तरह से बढ़ रहा है। जी ज्योति। बिल्कुल, देखिए नासिर, पिछले जवाब में मैंने दिखाया कि कैसे लिस्ट जो है वो कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी है, और दुनिया की, अमेरिका की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब मानचित्र के जरिए हम दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए लाल सर्कल जो है वो दर्शक देख पा रखे हैं, और लाल रंग मतलब खतरे के तौर पर अमूमन माना भी जाता है। तो जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ा खतरा। सबसे बड़ा जो सर्कल है वो दर्शक देख पा रखे हैं अमेरिका का है। हमने लिस्ट के जरिए भी दिखाया था। 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और उसके बाद देखिए भारत पर हम आएंगे, क्योंकि भारत जो कि पिछले काफी दिनों से तीसरे नंबर पर बना हुआ था कुल आंकड़ों के लिहाज से, अब दूसरे नंबर पर आ गया है भारत। ये हम तस्वीरों में देख पा रखे हैं। और भारत में आज जो मामले सामने आए हैं और पिछले कुछ दिनों से जो मामले सामने आ रखे हैं नासिर, वो दुनिया के सबसे ज्यादा मामले हैं। और भारत के बाद हम ब्राजील की बात करेंगे। ब्राजील का जो सर्कल है वो तीसरे नंबर पर है। तो ब्राजील अब भारत से पीछे आ गया के। तो कुल मिलाकर ये 3 कंट्रीज हैं जिनके सर्कल जितने बड़े हैं उतना खतरा हम मानकर चलें। लेकिन देखिए एक बार फिर से हम चाइना को भी देखेंगे, जहां से निकला कोरोना वहां कितना बचा है कोरोना, क्योंकि 10 मामले एक दिन में सामने आए हैं। तो कोरोना को पूर्णतः जो है कंट्रोल कर लिया गया है। हालांकि अलग अलग डाटा को लेकर सवाल जरूर उठते रहे। और भारत में भी नासिर, जब आप बात करते हैं अलग अलग स्टेट्स की जो स्थिति है वो अलग अलग है। कुछ राज्य वो हैं जहां हालात बिल्कुल हाथ से निकल चुके हैं, तो कुछ राज्य वो हैं जहां अभी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जो आपने कमल से भी कहा कि भारत में अब बहस छिड़ गई है कि कोरोना, शायद ही भारत पहला और अकेला देश होगा जहां कोरोना के अस्तित्व को लेकर और कोरोना के होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। काफी लोग वो हैं जो कि मानते ही नहीं कोरोना है। तो
आप रैलियों की बातें छोड़िए, आप कम से कम अपनी जान की परवाह कीजिए। आप जो भी नियम हैं कोरोना को लेकर, जो भी एसओपी हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका कम से कम पालन करें और एक जागरूक नागरिक आप बने, ताकि अपने परिवार की रक्षा कर पाएं, अपनी सुरक्षा कर पाएं, साथ ही देश की सुरक्षा भी आप कर पाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सचेत रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि सामूहिक प्रयासों से ही आप कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, इतना साफ है। और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया। और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो आंकड़े ज्योति दिखा रही थी वो वाकई में परेशान करने वाले और चौंकाने वाले हैं, टेंशन बढ़ाने वाले हैं। अगर हम बात करें तो करण, जिस तरह से गुरुग्राम की हम बात कर रहे हैं, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा केसेस के साथ आगे बढ़ रहा है कोरोना के, और गुरुग्राम से मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। जब इतने केस बढ़ रहे हैं तो गुरुग्राम की जो पब्लिक है, जो जनता है, उनमें किस तरह की फिक्र देखी जा रही है, गंभीरता देखी जा रही है कोरोना से बचाव को लेकर? मास्क पहने नजर आते हैं लोग या कम नजर आते हैं? जी नासिर, देखिए जैसे अभी आपने भी बताया और ज्योति भी जैसे बता रही थी कि कुछ तरह के लोग हैं जो ये कहते हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। वही गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में अधिकतर जो कंटेनमेंट जोन है वो हाई राइज बिल्डिंग बनाए गए हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बाहर ट्रैवल करते हैं, अधिकतर मामले गुरुग्राम में शुरुआती में वहीं से सामने आए थे, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं दूसरे राज्य में सफर करते थे, ट्रैवल करते थे, और वहां से वो कोरोना संक्रमण यहाँ गुरुग्राम पहुंचा और अन्य लोगों को भी उन्होंने संक्रमित किया। ऐसे में गुरुग्राम की अगर बात करूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मार्केट के बीचों बीच रहते हैं, लोगों के बीचों बीच रहते हैं, और कोरोना जैसी महामारी का वो कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, और वही हवाला देते हैं कि बंगाल में क्यों कोरोना नहीं हो रहा है, बंगाल में रैलियां चल रही हैं, सरकारी रैली में क्यों नहीं हो रहा है, किसान आंदोलन का हवाला देते हैं कि किसान आंदोलन में क्यों नहीं कोरोना फैल रहा है, ऐसे ही क्यों कोरोना फैल रहा है, ऐसा हवाला देते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, जो जागरूक भी हैं और जो कोरोना नियमों का पालन भी करते हैं। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि जिला प्रशासन और सरकार के साथ साथ उनका सहयोग भी बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन हर अपील में, हर बयान में लोगों से यही कहता है कि कोरोना महामारी से अकेले नहीं निपटा जा सकता, इसमें लोगों की सहायता चाहिए होगी, लोगों का सहयोग चाहिए होगा, लोगों को जागरूक बनना होगा, नहीं तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अभी जो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, कहीं ये और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसके लिए आज से ही लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लोगों को समझना होगा कि अगर वो भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर वो बाजार में जा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मास्क पहने, अगर वो किसी शादी में जा रहे हैं तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तमाम तरह के जो हिदायत है, जो एहतियात है, लोगों को बरतने होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो जिला प्रशासन अपने स्तर पर, जो सरकार अपने स्तर से नहीं निपट सकती। लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल बात सही कही कि लोगों का सहयोग जरूरी है, लेकिन कमल, लोग कह रहे हैं कि देखिए जी, हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, फिर लोग कहते हैं देखिए बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, वहां कोरोना कहां चला जाता है। लोग साथ साथ ये भी सवाल कर रहे हैं, कमल आपसे भी पूछा होगा, बहुत से लोग हमसे भी कर रहे हैं, मुझसे भी कर रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी हैं जो फील्ड में, उनसे भी कह देते हैं कि नेताओं की रैलियों पर तो कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ हमारे ऊपर ही है क्या? देखिए नासिर, ये कड़वा सच है कि लोग वाकई में गंभीरता से कोरोना को नहीं ले रहे हैं, और हमारे खुद के जो नज़दीकी लोग हैं वो भी कई बार हमसे पूछते हैं कि आप खबरें दिखाते हैं, आप बताइए कि कोरोना की सच्चाई क्या है। हैरानी होती है नासिर इस बात को सुनकर कि हमारे नज़दीकी भी उस पर सवाल उठाते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या इसके पीछे कोई कहानी है या ये सिर्फ ऐसे ही आंकड़े बताए जा रहे हैं। असल में रैलियाँ हो रही हैं, अपील वहाँ भी होती है, लेकिन लोग वहाँ भी नहीं मान रहे हैं। वहाँ भी लोग लापरवाह हैं नासिर, रैलियों में जो खड़े होकर अपने नेताओं को सुनते हैं, जिनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, और उन नेताओं को भी नहीं है जो बड़े बड़े भाषण वहां से देते हैं और खुद मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग अपने सिक्योरिटी गार्ड से करवाकर भी चलते हैं। और यहाँ जो लोग बैठकर बातें कहते हैं कि वहां तो है नहीं जी, वहां अगर लोग मरेंगे तो क्या यहाँ भी मरने के लिए तैयार होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल सकता नासिर। अब हमें फ्रैंकली बात करनी होगी, फ्रैंकली यानी कि सीधे सीधे जो आम भाषा उससे बात करनी होगी, लोगों को समझाना होगा। अब छोड़िए, वो समय चला गया, अब वाकई में आउट ऑफ कंट्रोल है, ये हम खुलकर कह सकते हैं। बेकाबू हो चुका है कोरोना, अब कोई हमारे पास इलाज नहीं है, वैक्सीन है लेकिन वो इतना नहीं बचा सकती कि आप खुले तौर पर बिना मास्क के घूम सकते हैं कहीं भी। ये तो वैक्सीन बनाने वाले कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, बार बार सरकार कह रही है। तो ऐसे में इस तरह का सवाल पूछना कि क्या सच्चाई है, क्या कोरोना वाकई में, ये बेवकूफी भरा सवाल है नासिर। और लोग आपस में पूछते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि जिस परिवार में कोरोना हुआ है उनसे जाकर पूछे कि उनका दर्द क्या था उस दौरान, और जिन्होंने कोरोना की वजह से जान गंवाई है और जिनके परिजनों ने जान गंवाई है उनसे पूछिए
कि वो उनसे मिले भी नहीं होंगे। बिल्कुल, और ये अंतिम बहुत समय जरूरी में है कमल, उनकी बहुत शक्ल भी सही नहीं बात देख पाए आपने होंगे। कही कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, जिनके परिवार के लोगों को किसी को हो चुका है, उनसे एक बार पूछिए कि क्या है ये बीमारी। देखिए, बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं, बार बार खबरें अभी तक ने सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करने का और सावधान करने का काम किया है। न कभी हमारी कोई मंशा किसी तरह से डराने की रही और ना रहेगी। हमारी कोशिश यह है कि क्योंकि आप और हम सबकी जिंदगी और हमारी सेहत बहुत मायने रखती है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि अपनी सेहत का और अपने परिवार के लोगों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के हर देश में है ये बीमारी। दुनिया का हर देश झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए इस बात को तो हम ध्यान में रखें कि बीमारी तो है और हवा में है, वो न दिखाई देने वाला दुश्मन। लेकिन हम सिर्फ इसका इंतजार करें कि जब हम पर अटैक हो तभी हम इस बात को समझेंगे। तो ये फिर हमारी गलतफहमी है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को सीरियसली लें। लेकिन हां, यह बात भी है कि लोग साथ साथ सवाल कर रहे हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तब वहां पर कोरोना को लेकर ज्यादा फिक्रमंदी क्यों जाहिर नहीं की जा रही। वो अलग बात है। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ बैठक की, और वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लॉकडाउन की बात को लेकर कहा कि लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन सख्ती बरतेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के बार बार अपील करने पर भी लोगों की लापरवाही नहीं थम रही। अब हरियाणा सरकार ज्यादा सख्ती के मूड में है। कोरोना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ बैठक की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन शादियों और नवरात्रि कार्यक्रम को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं लॉकडाउन न लगाने के पक्ष में नजर आ रखे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज प्रदेश में सख्ती बढ़ाकर कोरोना के मामले काबू करना चाहते हैं। हरियाणा के अस्पतालों में बिस्तर की कोई कमी ना हो, इसके लिए बड़े आदेश भी जारी किए गए। सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाए। सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको हम झेल सकते हैं, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। इसलिए जो जो हिदायतें दी गई हैं, इसका सख्ती के सिवा कोई चारा नहीं है। हरियाणा सरकार कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और दिए जा रखे निर्देश की पालना करें। चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी के साथ अंबाला से कमलप्रीत सब्रवाल, खबरें अभी तक। और अब हमारे साथ सोनीपत से नितिन अंतिल भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितिन, सोनीपत की अगर बात की जाए, दिल्ली से सटा हुआ शहर, एनसीआर का हिस्सा, और वहीं पर किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। कोरोना को लेकर किस तरह की बातें हैं, किस तरह की एहतियातें हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सोनीपत सबसे बड़ा ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, 345 मामले एकदम सामने आना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 4 महीने से आंदोलन भी सोनीपत में ही चल रहा है। हालांकि अभी तक वहां से कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है नासिर जी कि वहां पर किसान ना तो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और ना ही कोई कोरोना के नियमों की पालना कर रहे हैं। वहीं जब वहां पर अधिकारी जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो उसके बाद भी वो साफ कह रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं है और ना तो वो वैक्सीन लगवाएंगे और ना ही किसी नियम का पालना करेंगे। कहीं ना कहीं जो अब सोनीपत के हालात हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और सोनीपत में अब जो सोनीपत प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन, लगातार उसकी चिंताएं बढ़ रही है। जी ठीक है, और ज्योति के पास अभी चलते हैं। ज्योति, देश के आंकड़े भी दिखाएं, देश में किस तरह से अलग अलग राज्यों में आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना। बिल्कुल, देखिए नासिर, इससे पहले हमने दुनिया की बात की, मानचित्र हमने दिखाया कि क्या स्थिति है, और रेड सर्कल, लाल सर्कल मतलब
उतना ही बड़ा खतरा, ये भी हमने दर्शकों को दिखाया। अब अलग अलग राज्यों की हम बात कर लेते हैं। अलग अलग राज्यों में देखिए, हालांकि जो शुरुआत में है अल्फाबेट्स के आधार पर जो राज्य दिखाए गए थे वहां स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है। और अंडमान निकोबार की हालांकि हम बात करेंगे, टोटल एक्टिव केस की संख्या दर्शक देख पाएंगे 93 है, यानी वो लोग जिनमें कोरोना पाया गया, जिनका उपचार जारी है, उनका आंकड़ा है 93। हालांकि एक दिन में इतना तब्दीली, इतना बदलाव आया है कि 4 और मामले बढ़ गए हैं। एक्टिव केस की संख्या एक दिन में 4 बढ़ी है। और जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं अस्पतालों से, जिन लोगों ने रिकवर किया है, कोरोना के खिलाफ जंग जीती है, उनकी संख्या 5054 और 4 एक दिन के अंदर इसमें ऐड हुए हैं, यानी एक दिन में 4 मामले ये वो हो गए हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं लोग। और साथ ही डेथ्स की अगर बात करें, एक दिन में कोई जान यहां पर नहीं गई है, 62 कुल मिलाकर मौत हो चुकी है। और देखिए, ऐसे ही अगर नीचे हम आएंगे, उन राज्यों की बात हम जरूर करेंगे। नासिर, देखिए असम की हम बात करें, बिल्कुल देखिए जहां ज्यादा मामले सामने आ रखे हैं। दिल्ली में स्थिति ये है कि एक्टिव केस की संख्या जो है 43,510 दर्शक देख पा रखी है। एक दिन में तब्दीली ये है कि 5,415 इसमें ऐड हो गए हैं एक्टिव केस की संख्या बढ़ते हुए। और जो लोग रिकवर कर चुके हैं, जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, उसके आंकड़े जो हैं इस लिस्ट के आधार पर हम बात कर रखे हैं, ये दर्शकों के सामने हैं। और इसमें 7,972 पिछले दिन यानी कि 24 घंटे में ऐड हुए हैं। साथ ही कुल मिलाकर जो लोगों की जानें जा चुकी है, डेथ को लेकर जो आंकड़ा है वो है 11,436 और 24 घंटे में 81 लोगों की जान गई है, यानी ये कोरोना अपडेट है एक दिन का राजधानी दिल्ली का। दिल्ली के बाद अगर आप बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में देखिए एक्टिव केस की संख्या जो लिस्ट ये दिखा रखी है वो है 24,207 नासिर दर्शक देख पाएंगे। और 1720 इसमें नए मामले जुड़ गए हैं, यानी एक्टिव केस की संख्या ये बढ़ी है। और जो डिस्चार्ज हुए हैं वो काफी अच्छा आंकड़ा है। हरियाणा का बेहतरीन रिकवरी रेट रहा है शुरुआत से, हालांकि अब कुछ डाउन जरूर आया है। और जो कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा है वो 3,298 हरियाणा प्रदेश में, यानी 3,298 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि करीब करीब 3,300 है। हरियाणा के बाद अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के आंकड़े भी हैं। और थोड़ा नीचे आते हुए देखिए, अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बात इसलिए भी जरूरी है नासिर, जितने मामले कुल मिलाकर पूरे देश के सामने आ रखे हैं उसका एक बड़ा प्रतिशत अकेले महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। और देखिए 5,94,585, यानी अब जिस औसत के साथ दैनिक मामले सामने आ रखे हैं, बहुत जल्द ये संख्या 6 लाख हो जाएगी, इतना साफ है। इसमें बढ़ोतरी हुई है 28,307 की। और कुल मिलाकर जो लोगों की जाने जा चुकी है वो जानना जरूरी है, 58,526 लोगों की भारत की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले महाराष्ट्र में जान जा चुकी है। या मुंबई की अगर बात करें, मुंबई की बात इसलिए भी जरूरी है, भारत में सबसे ज्यादा हालात खराब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति मुंबई में। इसके अलावा देखिए और राज्यों की अगर बात करते हैं, दिल्ली के हालात खराब हैं, गुजरात की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी रही है। गुजरात को अगर हम देखें, कुल एक्टिव केस की संख्या 34,555 और जो एक दिन में बढ़ोतरी वो 3,875 है। तो इसी तरह से देखिए बहुत राज्य जो हैं वहां अलग अलग स्थिति है नासिर, कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में। और ये स्थिति परेशान करने वाली है, इसलिए हमें इस बात को लेकर फिक्रमंद होना जरूरी है। करण जयसिंह, बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त जुड़ने के लिए। आप अपना भी ख्याल रखें और आपसे तब वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। कमल, आपका भी बहुत शुक्रिया, ज्योति आपका भी बहुत शुक्रिया, नितिन आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम अपडेट से रूबरू कराने के लिए और अहम जानकारियां देने के लिए। और लगातार कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, इस वक्त बढ़ते केस हम सभी को परेशान कर रहे हैं। ये अगर हम बात करें तो देश के और हरियाणा के और अलग अलग राज्यों के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों में एक बात जरूर है, वो है कोरोना। और कोरोना को लेकर फिर बार बार यही कहा जा रहा है कि क्या आप तभी समझेंगे जब अटैक आप पर होगा। तो इसलिए इसका इंतजार न करें, एहतियात बरतें, आप अपनी एहतियात बरतें, अपने परिवार की फिक्र करें, खाने पीने का ख्याल रखें। बाकी जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए कि जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि लोग परेशान तो बहुत रहे अब तक, कारोबार के लिहाज से, नौकरियों के लिहाज से। अब वैसा फिर असर न पड़े और साथ ही लोगों को भी ख्याल रखना होगा, आदेशों का पालन करना होगा, क्योंकि बात हमारी सेहत की और हमारी जिंदगियों की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।